नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आईपीसी के चैप्टर 11 मिथ्या साक्ष्य फॉल्स एविडेंस और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर सेक्शन 191 से लेकर के 229 तक है। अध्याय 11 में मिथ्या साक्ष्य जो दिया जाता है वो और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान किया गया है। इस चैप्टर में सेक्शन 191, 192 और 193 ये तीन सेक्शन इम्पोर्टेंट है और अलग अलग पार्ट में हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 191 धारा 151 में मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य। सेक्शन 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस। सामान्य शब्दों में कोई भी व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है, झूठी गवाही देता है, उसे कहते हैं। कब देता है? या तो किसी कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर के, या अन्य कोई लोक सेवक है या जो न्यायिक कार्रवाई करने के लिए सशक्त किया गया है उसके समक्ष उपस्थित होकर के और झूठी गवाही देता है तो उसे मिथ्या साक्ष्य देना कहते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि न्याय के मंदिर में नैतिक मूल्यों की दृष्टि से व्यक्ति सत्यनिष्ठ और पवित्र होना चाहिए। अगर उस सत्यनिष्ठता या पवित्रता का भंग करता है तो वे दंड का भागी होता है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 191। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है कि मिथ्या साक्ष्य देना क्या है। जो डेफिनेशन है उसको हम पॉइंटों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अभियुक्त व्यक्ति सत्य कथन करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध था। यानी ऐसे कोई भी एक्यूज है जिसने फॉल्स एविडेंस दी है वो ट्रू स्टेटमेंट यानी सत्य कथन करने के लिए बाउंड बाय लॉ विधि के द्वारा आबद्ध था। अब कोई व्यक्ति सच बोलने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध कैसे होगा? या तो वो ऑन ओथ यानी शपथ लेता है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, या फिर वो किसी प्रोविजन ऑफ लॉ विधि के किसी उपबंध के द्वारा, कानून में ये प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति का इस मैटर पर क्या होगा, सच बोलना होगा, या फिर वो किसी एक विषय पर डिक्लेरेशन सत्यनिष्ठ घोषणा कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी ज्ञान और निजी जानकारी में सत्य है। जैसे हम एफिडेविट देते हैं तो उसके नीचे लिखते हैं पैरा संख्या 1 तक मेरी निजी जानकारी में सत्य है। या मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि कोई भी आवेदन करते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है ना, आई एम डिक्लेयर दैट, मैं ये घोषणा करता हूँ कि। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति सच बोलने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध था। अब बाउंड बाय लॉ कैसे होगा? या तो उसने शपथ ली है सच बोलने की, या फिर कानून के किसी प्रोविजन के द्वारा वो सच बोलने के लिए बाध्य है, या फिर किसी विषय पर उसने घोषणा की है कि मैं सच बोलूँगा, तो वो सच बोलने के लिए विधि के द्वारा बाध्य था और उसने बाध्य होते हुए, बाउंड बाय लॉ होते हुए फॉल्स एविडेंस दी है, उसने झूठी गवाही दी है। कोई भी व्यक्ति तो सत्य कथन करने के लिए बाध्य था और उसने जानबूझ करके क्या दिया है, मिथ्या कथन किया है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। और जो फॉल्स स्टेटमेंट दिया है उसका तीसरा बिंदु ये कहता है कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है या फॉल्स होने का उसे नॉलेज था या उसे विश्वास था कि जो मैं ये कथन दे रहा हूँ ये क्या है, झूठा है। जो स्टेटमेंट दिया है वो तो झूठा था, या झूठा होने का उसे क्या था, नॉलेज था, ज्ञान था, विश्वास था कि मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो क्या है, फॉल्स है।
या उसकी सत्यता पर विश्वास नहीं था, उसे इस बात पर कोई बिलीव नहीं था कि ये ट्रू है, ये सत्य है, तब ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है, यह अपराध माना जाएगा। तो और अधिक सरल शब्दों में कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो सच बोलने के लिए किसी विधि के द्वारा, शपथ के द्वारा या घोषणा के द्वारा बाउंड था, आबद्ध था, फिर भी उसने झूठी गवाही दी है, मिथ्या साक्ष्य बोला है, और ऐसी जो झूठी गवाही दी या तो वो फॉल्स है, या उसे पता था, या उसे विश्वास था कि वो सच नहीं है, तो ये कहा जाता है कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है, गिविंग फॉल्स एविडेंस। अब सेक्शन 191 के साथ में स्पष्टीकरण दिए गए हैं। दो स्पष्टीकरण हैं, एक पहला और दूसरा। तो हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। पहला स्पष्टीकरण क्या है? वो ये कहता है कि ये जो फॉल्स एविडेंस दी जाती है, ये किस माध्यम से दी जाती है, किस मैनर से दी जाती है, किस तरीके से दी जा सकती है। तो स्पष्टीकरण फर्स्ट कहता है कि ऐसा कथन चाहे मौखिक हो या अन्यथा, वो इस धारा के अंतर्गत अपराध होगा। यानी जो फॉल्स एविडेंस दी जाती है वो ओरल या रिटन किसी भी मोड में दी जा सकती है, और वो क्या होगा? ऑफेंस होगा। या तो क्या होगा? वर्बली होगा या अदरवाइज होगा। तो व्यक्ति बोल करके भी झूठी गवाही दे सकता है, या अन्यथा में लिखित में, एफिडेविट पर, है ना, गेस्चर, संकेतों के द्वारा, किसी भी प्रकार से, ट्रांसलेट के द्वारा, किसी भी स्टेज पर वो क्या करता है, अगर झूठी गवाही देता है तो वो इस धारा के अंतर्गत आएगा। कोई भी तरीका हो सकता है। दूसरा इसका स्पष्टीकरण वो ये कहता है, जो व्यक्ति अटेस्टेड करता है, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करवाता है, या किसी चरित्र का प्रमाण पत्र बनाता है गेजेटेड ऑफिसर से, या आधार कार्ड में करेक्शन के लिए जाता है और गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाता है, या ओरिजिनल से मिलान करके फोटोकॉपी को प्रमाणित करता है, किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट बनता है तो उसे प्रमाणित करता है, या नोटरी पब्लिक के द्वारा क्या किया जाता है, उसे सर्टिफाइड किया जाता है। तो स्पष्टीकरण दो इन सब बिंदुओं को उल्लेख करता है कि अनुप्रमाणन करने वाला, यानी जो कोई भी व्यक्ति है जो अनुप्रमाणन करता है, अटेस्टेड करता है, वो व्यक्ति इस विश्वास करने के लिए कि जो चीज़ें मैंने प्रमाणित की है, सर्टिफाइड की है, वो सत्य है। जबकि जो अटेस्टेड करने वाला व्यक्ति जानता है कि जो मैं डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कर रहा हूँ वो क्या है, फॉल्स है, या उसे विश्वास है कि ये झूठा है, या उसे विश्वास है कि ये सत्य नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, अटेस्टेड करता है, तो वो मिथ्या साक्ष्य देता है, उस कैटेगरी में आएगा। तो कोई भी व्यक्ति जिसने अधिक अनुप्रमाणित किया है, उस व्यक्ति को विश्वास है कि वो मिथ्या है, तो इस धारा के अंतर्गत, अपराध के अंतर्गत आएगा। अब इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इस धारा के साथ में, सेक्शन के साथ में कौन कौन से दृष्टांत दिए गए हैं। तो पहला आता है ए। वो ये कहता है कि ए एक व्यक्ति न्याय संगत दावे के समर्थन में जो यह के विरुद्ध है, खे के 1000 रुपये के लिए है, विचारण के समय मिथ्या कथन करता है कि उसने यह को खे के न्याय संगत दावे को स्वीकार करते हुए सुना है, कै ने मिथ्या कथन किया है। यानी कोई एक व्यक्ति कहता है, जैसे एक व्यक्ति है, वो कोर्ट में ये गवाही देता है, झूठी गवाही देता है कि मोहन ने श्याम से 1000 रुपये उधार लिए और मैंने ये सुना था, जबकि उसने सुना ही नहीं है, और वो उस 1000 रुपये के मोहन के जो झूठा दावा है उसके बारे में वो फॉल्स एविडेंस देता है। तो इस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा। दूसरा इसका दृष्टांत आता है, वो ये कहता है कि व्यक्ति किसके द्वारा बाउंड है, सत्य कथन करने के लिए, शपथ के द्वारा। उसने सच बोलने के लिए क्या लिए, शपथ लिए, और शपथ लेने के पश्चात वो विश्वास करता है कि जो ये सिग्नेचर किए गए हैं ये वाई ने लिखा है, हैंड राइटिंग किसकी है, वाई की है, और ये किसी वाई का होने का मैं विश्वास नहीं करता हूँ,
ये कथन करता है तो वो मिथ्या साक्ष्य देता है कहा जाता है। यानी कोई भी ऐसी हैंडराइटिंग है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 में कहा गया है कि हस्तलेख होता है, जो हैंडराइटिंग होती है उसमें एक्सपर्ट की राय भी सुसंगत है। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट है जो मिस्टर वाई ने लिखा है और एक कोर्ट में ये एविडेंस के तौर पर बतौर साक्ष्य हाजिर होता है और कहता है कि नहीं, इस हैंडराइटिंग को मैं पहचानता हूँ, ये वाई की नहीं है, तो वो क्या होगा, वहाँ पर न्यायालय में शपथ के द्वारा सत्य बोलने के लिए बाध्य है, फिर भी उसने शपथ भंग किया है और मिथ्या साक्ष्य दिया है, तो इस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं अपन, सी वाला। वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति है, किसी की हैंडराइटिंग को उसको पहचानना है और वो ये वर्ड यूज़ करता है कि मुझे इस बात का विश्वास है कि ये हैंडराइटिंग एक ही है। यहाँ पर वो ये कहता है कि मैं गुड फेथ में विश्वास करता हूँ कि मुझे लगता है कि ये हैंडराइटिंग एक ही है। तो वो विश्वास में ये कथन कहता है कि ये सत्य है, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि एक ही है, तो वहाँ पर वो मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी नहीं है। कई बार होता है ना, जो एक साथी लोग होते हैं, साथ पढ़ते हैं, वो कहते हैं मुझे लगता है ये राइटिंग तो उसकी है, ऐसे लगता है, मुझे विश्वास है, और वो राइटिंग उसकी नहीं निकलती है, किसी दूसरे की होती है, तो वो मिथ्या साक्ष्य देने में नहीं आता है। अगर यही व्यक्ति स्टेटमेंट देता कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये राइटिंग उसी की ही है और वो उसकी नहीं होती है राइटिंग, तो वो मिथ्या साक्ष्य देना में आएगा। नेक्स्ट डी ये कहता है कि एक व्यक्ति शपथ के द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए क्या कथन करता है। वो ये कहता है कि एक पार्टिकुलर एक दिन में विशिष्ट स्थान पर वहाँ पर था, जिसके पीछे वो कुछ नहीं जानता है, तो वहाँ पर मिथ्या साक्ष्य दिया है। जैसे और इजी वे में इसको समझते हैं, एक व्यक्ति कहता है कोर्ट में उपस्थित होकर के शपथ के द्वारा, हाँ मैं जानता हूँ कि 21 जनवरी को श्याम दिल्ली के इंडिया गेट पर था। अब उस दिन श्याम दिल्ली के इंडिया गेट क्या, कोर्ट गेट पर था, तो उसने क्या किया कि पार्टिकुलर एक व्यक्ति है, पार्टिकुलर एक स्थान को, एक दिनांक को वहाँ पर उपस्थित था, जबकि वो पता है कि वहाँ पर वो नहीं था, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इस धारा के तहत मिथ्या साक्ष्य देता है, उस अपराध के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट जो आता है ई, वो ये आता है ट्रांसलेटर पर। कोई भी न्यायालय में कार्रवाई होती है तो अगर डिफरेंट लैंग्वेज है तो उसको अनुवाद किया जाता है। तो एक ट्रांसलेटर होता है, उसका कर्तव्य क्या है कि जो वो बोले उसका भाषांतरण या अनुवाद उसी की भाषा में करे। तो ट्रांसलेटर जानबूझकर जो वो बोल रहा है उसे भिन्न को ही ट्रांसलेट करता है, तो वो भी क्या होता है, मिथ्या साक्ष्य देता है, इस धारा के तहत दोषी माना जाएगा। उसका ये कर्तव्य है कि सही से अनुवाद करे। CRPC में आता है, एविडेंस में भी आता है कि अनुवादक का ये कर्तव्य है कि वो सही सही ट्रांसलेट करे। अगर जानबूझकर वो उसमें भिन्न स्टेटमेंट देता है तो इस धारा के तहत दोषी माना जाएगा। तो ये कुछ दृष्टांत और स्पष्टीकरण सही था। सेक्शन 191 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति सच बोलने के लिए आबद्ध था, विधि के द्वारा, शपथ के द्वारा, किसी उपबंध के द्वारा, और उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है जिसका वह जानता है कि वह झूठा है, सच नहीं है, तो मिथ्या साक्ष्य देता है कहा जाएगा। दो स्पष्टीकरण है, पहला तो ये कहता है मौखिक या किसी भी प्रकार से मिथ्या साक्ष्य दिया जा सकता है। दूसरा आता है कि जो अटेस्टेड करता है वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, अगर झूठी गवाही देता है, उसका झूठा अटेस्टेड करता है, तो इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा। और इसका पनिशमेंट सेक्शन 193 में है, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। 191, 192 दोनों का ही पनिशमेंट 193 में है, जिसको अलग से वीडियो में देखेंगे। अब हम कुछ कोर्ट के फैसले देखते हैं। कई बार स्थिति आती है कि एक व्यक्ति ने दो डिफरेंट स्टेटमेंट दिए, दो भिन्न भिन्न कथन किए हैं, उसमें से दोनों ही एक दूसरे के विरोधी है। अब यहाँ पर न्यायालय ने उसको चार्ज फ्रेम करना है, आरोप लगाना है, तो कोर्ट के पास में यह असमंजस्य की स्थिति होती है कि उसने कौन सा कथन सच्चा है और कौन सा कथन फॉल्स है, यानी कौन सा कथन है तो मिथ्या साक्ष्य देने की श्रेणी में आएगा, 191 के तहत आएगा, और 193 में पनिशेबल होगा। तो वहाँ पर CRPC के सेक्शन
221 धारा 221 में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति भिन्न भिन्न अपराध का दोषी होता है तो न्यायालय उसके लिए अल्टरनेटिव चार्ज अनुकल्पतः आरोप विहित कर सकता है, यानी उन दोनों ही धाराओं में आरोप लगा सकता है। जैसे कोर्ट को लगता है कि ये एक्स अपराध का दोषी है या वाई अपराध का, तो 221 ये कहता है कि उस एक्स और वाई दोनों ही अपराध का क्या लगा दे, आरोप लगा सकता है। तो यहाँ पर अगर दो परस्पर विरोधी कथन करता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, दोनों का चार्ज लगा सकता है। जो चार्ज साबित होगा उसे पनिश्ड किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था 1974 का, बालकराम वर्सेज राज्य, बालकराम वर्सेज स्टेट। उस मामले में कोर्ट ने कहा था कि जहां किसी अभियुक्त के द्वारा परस्पर दो विरोधी कथन किए जाते हैं तो न्यायालय को उचित सावधानी के द्वारा ही ऐसे स्टेटमेंट को यूज किया जाना चाहिए। एक केस आया था सुमत प्रसाद वर्सेज एम्परर 1942 का। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देता है, उस कोर्ट को उस मामले में सुनवाई करने की अधिकारिता नहीं है। मान लो वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, उसको जुरिडिक्शन नहीं था, और उस कोर्ट में भी वो क्या करता है, झूठी गवाही देता है, तो भी इस धारा के तहत दंडित होगा। वो यह कह करके प्रतिवाद नहीं ले सकता कि इस कोर्ट को अधिकारिता नहीं थी, वो 191 के तहत दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट केस था रणजीत सिंह वर्सेज स्टेट 1959। इस मामले में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कोई भी व्यक्ति एफिडेविट देता है कोर्ट पे और वो कहता है कि मैं इसे सच बोलने के लिए बाध्य हूँ, उसके बाद में भी वो अगर उस एफिडेविट में जो बात कही गई है उसमें वो मिथ्या साक्ष्य देता है तो इस धारा के तहत दंडनीय अपराध का दोषी माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था सेक्शन 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके झूठी गवाही देता है तो धारा 193 के तहत अपराध का दोषी है, उसे मैक्सिमम 7 ईयर तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। धन्यवाद, थैंक यू।